हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, जो कि क्लास 8 का चैप्टर है। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं, फसल क्या होता है, ठीक है, उसका उत्पादन कैसे होता है, मतलब कि वो उसको उगाया कैसे जाता है। ठीक है, अब फसल तो उगा लिए, तो बस यही तक का काम रहता है क्या? प्रबंधन मतलब कि उसको किस तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ने वाले, आराम से जो है वो बुक से ही पढ़ने वाले, हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। जहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा बताना है वहाँ पे हम खुद ही जो है वो एक्स्ट्रा बताएंगे। तो आप लोग सभी जो है अपने अपने बुक्स निकाल लीजिए और हाथ में एक पेंसिल ज़रूर रखिएगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ अंडरलाइन करना है। कुछ मैं बातें बताऊंगी उसको लिखना भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर। और हाँ, जहाँ जहाँ जो जो एक्टिविटीज़ है बच्चों, वो सब आप लोग को खुद ही करना है, कि वो उतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं बता दूंगी। हम जान चुके हैं कि भोजन सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, परंतु मनुष्य तथा अन्य जंतु जीवित रहने के लिए भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? ठीक है, अब हम लोग को ये तो पता है कि फसल हम लोग उगा क्यों रहे हैं। फसल हम लोग इसलिए उगा रहे हैं क्योंकि खाना हम लोग के लिए ज़रूरी है ना। अब पौधे तो अपना भोजन जो है वो खुद से बना लेते हैं। जो पौधे हैं वह अपना भोजन जो है वह खुद से बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य का क्या? अब हम लोग भी अपना खाना खुद से बनाते हैं, घर में मम्मी तो खाना खुद से बनाती है, तो वो उस कुकिंग का बात नहीं किया जा रहा है। यह बात किया जा रहा है उत्पादन का। क्या हम लोग फसलों का उत्पादन जो है, मतलब फसल का तो उत्पादन हम लोग करते हैं जो है खेती के द्वारा, लेकिन क्या हम लोग जो है वो चावल का दाना घर पे बनाते हैं? भले ही चावल को उबाल के भात कह सकते हैं, वो घर पे बनाते हैं, लेकिन चावल का दाना क्या हम लोग खुद से घर पे बनाते हैं मशीन में डाल के? नहीं, वो पौधे से ही आता है। ठीक है, मनुष्य तथा अन्य जंतु अपना भोजन पौधों, जंतुओं अथवा दोनों से प्राप्त करते हैं, इसीलिए इनका नियमित उत्पादन एवं प्रबंधन जो है वो आवश्यक है। ठीक है, अब हम लोग क्या हो गए, हम लोग जो अपना खाना जो है वो पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं, इसके अलावा जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। जंतु मतलब क्या हो गया? गाय से दूध मिलता है, मुर्गी से अंडा मिलता है, ठीक है, मीट मिलता है। तो ये सब जो है हम लोग पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से, दोनों से हम लोग जो है अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। इस वजह से इन दोनों का उत्पादन एवं प्रबंध जो है वो हमारे लिए आवश्यक है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान का मतलब क्या हुआ? ठीक है, कृषि प्रधान का मतलब हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ पे कृषि को प्रधानता दी जाती है। ठीक ना, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं जो ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर है। ठीक है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, कृषि और खेती बाड़ी में एक छोटा सा डिफरेंस क्या है वो हम बताएंगे, लेकिन अभी कुछ समय बाद। पहले हम लोग चैप्टर्स में थोड़ा और जाते हैं, रीड करते हैं बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, फिर मैं बताऊंगी इंपॉर्टेंट बात। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। ठीक है, कृषि प्रधान इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, वह अपना जीवन यापन किन कार्यों में करते हैं? कृषि के कार्यों में करते हैं। ठीक ना, कृषि के काम करके अपनी जीविका चलाते हैं। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति कृषि आधारित कार्यकलाप एवं कार्यकलाप पर निर्भर होती है। ठीक है, अब इन आवश्यकताओं के लिए जैसे कौन कौन सा आवश्यकता? रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, मकान हो गया। ठीक ना, हमारे जीवन के लिए तो बहुत आवश्यकता है ना। मेनली जो है इंसान कमा क्यों रहा है? खाने के लिए, पहनने के लिए, एक मतलब सुरक्षित जगह रहने के लिए। पैसा तो इन्हीं सब के लिए ज़रूरी है। और इन सारी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए ये सारे लोग जो है वो ज़्यादातर लोग जो है वो किस पे निर्भर करते हैं? कृषि पर। ठीक है, हमारा राज्य बिहार भी कृषि प्रधान राज्यों में से एक है। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे राज्य में कौन कौन सी जो है फसलें उगाई जाती हैं? क्या सालों भर एक ही प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? क्या ऋतु विशेष में उगाई जाने वाली फसलों के नाम बता सकते हैं? देखो, अब ये बोला जा रहा है ना, क्या सालों भर जो है वह हमारे राज्य में एक ही तरह की फसलें उगाई जाती हैं?
फसलें कितने प्रकार की, सबसे पहले फसल क्या होता है? एक ऐसा पौधा जो कि किसी स्थान पर बहुत लंबे समय से एक ही स्थान पे जो है बहुत बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं फसल। ठीक, फसल क्या होता है? एक ऐसा पौधा जिसको एक ही स्थान पे बहुत समय से एक बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जा रहा हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फसल। अगर घर पे हम लोग 2-3 गमले में बस 2-3 फूल उगा लेते हैं तो उसको हम लोग फसल नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग खेती बाड़ी नहीं कहेंगे। फसल कहने का मतलब ही ये हुआ है वैसे पौधे जिनको बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जा रहा हो और एक ही स्थान पे, ऐसा नहीं कि आज यहाँ 2 दिन बाद वहाँ, कम से कम कुछ अरसे तक जो है एक ही स्थान पे बहुत बड़े पैमाने पे उगाया जा रहा है, उसको हम लोग कहते हैं फसल। तो यहाँ पे यही पूछा, क्या सालों भर जो रहते हैं वह एक ही फसल की उगा, मतलब एक ही फसल के आगे पीछे लोग करते रहते क्या? नहीं। जो फसलें जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, खरीफ होती हैं, रबी होती हैं और जायद फसलें होते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले पहले जो है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ ताकि आप लोग को भी आइडिया लगे कि आगे हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, अब आराम आराम से बुक रीड करेंगे, देखते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो कि आप लोग को जो है वो खुद करना है। यहाँ पे कुछ फसलों के नाम लिखने हैं, उनको किस समय में बोया जाता है और काटने का समय। ठीक है, हम लोग चैप्टर पढ़ते जाएंगे, चैप्टर में से ही आप लोग को पता चलता जाएगा कौन सा फसल जो किसको गर्मी में उगाया जाता है, गर्मी में उगाने वाली फसलों के नाम क्या होती है, किसको सर्दी में उगाया जाता है, किसको बरसात के मौसम में उगाया जाता है। देखिए जैसे कि मैंने पहले बताया था, अब हम कह सकते हैं कि बड़े भूभाग में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे फसल कहलाते हैं। ठीक है, फसल क्या होता है? बड़े से भूभाग यानी कि बड़े से क्षेत्र में उगाए जाने वाले उपयोगी पौधे को हम लोग फसल कह रहे हैं। जैसे गेहूं की फसल, धान की फसल, आलू की फसल आदि फसलों की चर्चा सुने होंगे। आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में उपजाए जाने वाली फसल खरीफ कहलाती हैं। ठीक है, जैसा कि अभी हम उससे पहले ही बताए थे, खरीफ की फसल। ठीक है ना, वर्षा ऋतु में जो उपजाए जाने वाली जो फसल है उसको हम लोग कहते हैं खरीफ। अब हम खरीफ फसल का कुछ उदाहरण बताइए। मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, ये सब जो है खरीफ फसलें हैं। अब हम खरीफ फसलें क्यों है, उनको बरसात के मौसम में ही क्यों उगाया जाता है? सिंपल सा कारण है, जिन फसलों की पानी की अधिक आवश्यकता होती है उनको जो है बरसात के मौसम में उगाया जाता है। ठीक है, शीत ऋतु में रबी फसलों की पैदावार होती है। वर्षा ऋतु में कौन सा? ये खरीफ फसल। शीत ऋतु में रबी फसल। जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाए जाने वाली फसलों को हम लोग जायद फसलें कहते हैं। ठीक है, क्या खरीफ, रबी और जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? खरीफ में तो हो गया मूंगफली, हो गया सोयाबीन, हो गया। ठीक है, कुछ जैसे कि मटर हो गया जो ठंड में जो है ज़्यादा आते हैं। फिर जायद फसलें में क्या हो गया? तरबूज हो गया, दाल हो गई, ये सब जो है गर्मी के मौसम में उगाई जाती हैं। यहाँ पे आप लोग को ये सब एक्टिविटीज़ जो है वो खुद से करनी है। और हाँ, बुक जब पूरा बुक रीडिंग हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना, जो जो इम्पोर्टेंट जो लिखने वाला काम है, जो कुछ भी कुछ क्वेश्चन आंसर है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज जो कि लिखने वाला काम है, वो साथ में मिलके करेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया जाएगा क्योंकि ताकि आप लोग खुद से भी अपना दिमाग चला सकें। हर कुछ जो है वो पका पकाया नहीं मिलने वाला है। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लास्ट में हम भी करेंगे और आप लोग को भी अपना आंसर मैच करना है। क्या आप जानते हैं कि मनुष्य ने खेती करना कब शुरू किया? खेती के जो तरीके आज हम देखते हैं, क्या हजारों वर्ष पहले भी यही तरीके अपनाए गए होंगे? अच्छा, क्या हम लोग जानते हैं कि मतलब खेती 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 के बारे में पढ़ रहे हैं? फसल ऐसे उगाया जाता है, ये खरीफ फसल होता है, रबी फसल होता है, जायद की फसलें होती। सबसे पहले खेती बाड़ी, कृषि का आरंभ कहाँ से हुआ? जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में घुमंतु था। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब हम लोग आदि मानव के समय का बात कर रहे हैं, जब आदि मानव था उसका कोई मतलब आदि मानव के समय में जो लोग थे, ठीक है,
उनका कोई एक जगह घर नहीं हुआ करता था, इधर से उधर जो है वो घूमते रहते थे, इधर से उधर से इधर जो है वो आराम से घूमते रहते थे। ठीक है, जिस वजह से उनको तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ घर है यहीं रहना है, तो ठीक है हम ऐसा जगह घर देखते हैं जहाँ पे आसपास खाने का भी सोर्स हो, एक जगह रुके, जहाँ खाने को मिला खाना खाया, खाना खत्म, जगह बदला, ऐसे ही होता था। ठीक है, घुमंतु का मतलब वही जो एक जगह पे टिकते नहीं थे, इधर उधर घूमते रहते थे। यह स्थिति लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक बनी रही। ठीक है, वह भोजन एवं आवास की खोज में जगह जगह घूमते रहते थे और इनका विचरण समूहों में हुआ करता था। ठीक है, समूह में जो है वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे, जहाँ खाना मिल गया वहां रुक के उस खाना को खाया, खाना खत्म, जगह बदला गया। कच्चे फल, कंद मूल, सब्जियां खाते तथा जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इसी प्रकार में तो इसी क्रम में बीजों से पौधों को उगते देखा और उन पौधों से बीज को उत्पन्न होते हुए देखा। फिर क्या था, कृषि की शुरुआत हुई। अब मनुष्य एक जगह स्थायी रूप से रहने लगे, जिसमें कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पहले तो ये लोग ऐसे ना करते थे, आदि मानव क्या करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, कच्चे मांस को खाते थे, फल खा के बीज इधर उधर फेंक देते। लेकिन जब धीरे धीरे उनमें अक्ल आई, धीरे धीरे उन्हें समझ आई कि जो फल हम लोग खा रहे हैं उसके अंदर जो बीज है, जब उसको फेंक रहे कहीं ना, तो उससे एक नया का पौधा उत्पन्न हो रहा है, फिर उस पौधे से जो फल आ रहा है उसमें फिर से वही बीज आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है एक बीज से पौधा, पौधा से फल, फल से फिर बीज, फिर पौधा, फिर फल जो है वो उगा सकते हैं। और फिर उसके बाद ही शुरुआत हुई कृषि का। ठीक है, क्या आपको मालूम है फसल किस प्रकार उपजाई जाती है? फसल उपजाने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जाती है? अपने घर के बुजुर्गों से पता कीजिए कि अच्छी उपज के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि मोस्टली यानी कि ज़्यादातर जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे फसल उपजाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए पानी, बीज, तो ये सब तो चाहिए, लेकिन इसके अलावा जो है मिट्टी को हम लोग तैयार करते हैं, उसमें जो है अच्छे से सिंचाई करना होता है, बुआई करना होता है, खाद एवं उर्वरक मिलाने होते हैं, और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है उनमें कीड़े मकोड़े ना लग जाए, फसल खराब ना हो जाए, खरपतवार से सुरक्षा करनी होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब के बारे में जो है वो जानने वाले हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था, फसल उत्पादन के लिए क्रियाकलाप। आइए अच्छे फसल उत्पादन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को जाने। पहला, मिट्टी को तैयार करना, बीजों का चयन, बुआई, सिंचाई, निकौनी, कटाई, गहाई, उसाई एवं सफाई, और फिर भंडारण। तो 8 ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे खेती करने से पहले यानी कि बीज बोने से पहले क्या क्या करना है, और बीज बोने के बाद क्या करना है, फसल के उत्पाद होने के बाद यानी कि फसल के उत्पादन होने के बाद उसका प्रबंध कैसे करना है, ये सब इन्हीं क्रियाकलापों में आती हैं। ठीक है, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, बीजों का चयन किया जाता है, फिर बीजों को बोया जाता है, सिंचाई की जाती है, निकौनी की जाती है, कटाई होता है, गहाई, उसाई एवं सफाई होता है, और फिर इसका भंडारण होता है। अब एक एक टर्म में क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपना बुक्स जो है वो साथ में खोलिए, और जैसे जैसे मैं पेज टर्न करते जा रही हूँ आप लोग भी पेज टर्न करते जाना। ठीक है, मिट्टी को तैयार करना। फसल उगाने के लिए मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। मैं मिट्टी को तैयार करना मतलब मिट्टी का मेकअप करना, लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम ये सब लगाना नहीं, ये सब नहीं करना। मिट्टी का तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, खेती बाड़ी करने के लिए तैयार करना, पार्टी में जाने के लिए तैयार नहीं करना होता है। मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। जुताई के लिए हल परंपरागत उपकरण है जो लकड़ी का बना होता है। मिट्टी की गुड़ाई के लिए हल में लोहे का फाल लगा होता है। हल से जुताई के लिए एक जोड़े बैल की मदद ली जाती है। मिट्टी को तैयार करने का मतलब होता है मिट्टी को उलट पुलट करना, मिट्टी को ढीला करना। ठीक है, अब मिट्टी को ढीला क्यों किया जा रहा है? अगर देखिए मिट्टी को जब जुताई हो रहा है, मिट्टी को उल्टा जा रहा है, पलटा जा रहा है, तो मिट्टी का जो ऊपर वाला जो सतह होता है ना, वही सबसे ज़्यादा सहायक होता है फसलों को पोषक तत्व देने के लिए।
ठीक है। और ऊपर वाले फसल को ही मतलब ऊपर वाली सतह को ही जब जो है उल्टा पुल्टा जाता है, ठीक है, तो उससे मिट्टी ढीली होती है। अब अगर मिट्टी बहुत टाइट रहेगी ना, तो जो जड़ें हैं वो अच्छे से अंदर तक नहीं जा पाएंगी। अब जड़ें जब अंदर अंदर तक नहीं जा पाएंगी तो वो जो है अच्छे से अपना पकड़ नहीं बना पाएंगे। जब पकड़ नहीं बना पाएंगी तो पौधे का तो कुछ बनता ही नहीं है। इसलिए जो है जुताई जो है ज़रूरी होता है, मिट्टी को ढीला किया जाता है। और जुताई के लिए जो है वो हल का इस्तेमाल किया जाता है। हल में 2 जोड़ी बैल का इस्तेमाल किया जाता है और एक किसान होता है। हम लोग बुक रीडिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगी मैं लास्ट क्लास में जो मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का पीडीएफ लेके आऊँगी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात। जुताई के दौरान बड़े बड़े ढेले निकल आते हैं। इन्हें तोड़ने के लिए पाटल या चौकी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसे भी 2 बैलों की मदद से चलाया जाता है। वर्तमान में ट्रैक्टर पावर टिलर से जुताई का काम लिया जा रहा है। मिट्टी की जुताई से पौधों की जड़ें गहराई तक जा सकती हैं और पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी की जुताई से ही जो बीज होती हैं उनकी जड़ें मिट्टी के एकदम अंदर तक जाएंगी और अंदर तक जाके वो पोषक तत्वों को अवशोषित करेंगी। इसके अलावा अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगी। ह्यूमस पौधों की जड़ों तक पहुंच जाता है। अच्छा, अब ये ह्यूमस क्या होता है? सड़े गले पौधे से बनता है ह्यूमस, और ये ह्यूमस जो होता है वो पेड़ पौधों के लिए जो है उसकी उपज के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। सड़े गले पेड़ पौधों से जो पदार्थ हमें मिल रहा है वह हो रहा है ह्यूमस। ठीक है, अभी बस इतना बात दिमाग में रखना है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीवों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है और ह्यूमस का निर्माण तेजी से होने लगता है। इसी तरह हम देखते हैं कि बुआई से पूर्व मिट्टी की तैयारी महत्वपूर्ण कार्य है। क्या होता है, मिट्टी को हम लोग ढीला किए, ढीला करने से क्या हुआ, जब बीज बोएंगे तो उसका जड़ अच्छे से फैलेगा। अब इसमें ह्यूमस ही मिलेगा। जो जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो केंचुए हो गए और इसके अलावा जो कुछ जीव हो गए, वो किसानों के मित्र कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, चलते जब रहते हैं तो ये मिट्टी को और थोड़ा सा पोला करते हैं। इसको हम लोग पोला करना भी कहते हैं, और थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करते हैं। और ह्यूमस यानी कि जो सड़े गले पेड़ पौधे हैं उनको खाने के लिए, उनको पचाने के लिए, उनसे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए यही केंचुए होते हैं। ठीक है, और फिर यही ह्यूमस का भी निर्माण करते जाते हैं सड़ा गला के। ठीक, अब देखिए जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि अब जो है ना, जो पहले तो परंपरागत जब ट्रैक्टर नहीं था, बहुत पुराने समय में बैलों से किसान जो है पूरा समय जो है वो जुताई करते रहता था एकदम कड़ी मेहनत करके। लेकिन अब जो है ये ट्रैक्टर आ गया जिसकी वजह से ये काम जो है वो और आसान हो गया है। कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के नाम तथा उनके कार्यों की सूची बनाइए और अपने इलाके में खेती या बागवानी में इस्तेमाल होने वाली औजार का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये सब लोग एक्टिविटी बच्चा लोग आपका है। ठीक है, हम भी करेंगे लेकिन लास्ट में करेंगे जब चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका सारा क्वेश्चन आंसर होगा, सारा ऑब्जेक्टिव्स होगा, ये सारा एक्टिविटी होगा जो कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग का होमवर्क है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है ना, मिट्टी को तैयार करना। दो मिनट बस वेट कीजिएगा आप लोग। बीजों का चयन, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। अच्छी उपज के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीजों का चयन महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, अच्छे बीजों का चयन सुनकर और फटक कर तो करते ही है। क्या और भी कोई तरीका है जिसे स्वस्थ बीजों की चयनित किया जा सकता है? सबसे पहले मिट्टी तैयार हो गया। अब अच्छे उपज के लिए सिर्फ मिट्टी तैयार करना जरूरी नहीं है, उसमें किस तरीके का बीज हम लोग लगा रहे हैं वह भी बहुत ही जरूरी काम है ना। कौन सा बीज लगा रहे हैं, वो बीज कैसा है। अब बीज अच्छा रहेगा तब ना फसल अच्छा रहेगा। मिट्टी चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब बीज ही अच्छा नहीं रहेगा तो फिर फसल अच्छा कैसे होगा?
है ना। तो जो बीजों का चयन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब बीजों का हम लोग चयन कैसे करें, एक तो झाड़ फटक के कर सकते हैं, दूसरा एक और तरीका है, एक मुट्ठी बीज ले, ठीक है, उसको ना एक गिलास पानी में डाल देना है या फिर एक कटोरा में डाल देना। अब उसमें से कुछ बीज जो है ना ऊपर पानी की सतह पे आ जाएंगे, कुछ बीज जो है वह जो भारी होंगे ना वह नीचे आ जाएंगे। अब मैम दोनों में से अच्छा बीज कौन सा है, जो भारी बीज है वह बुआई के लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि जो भारी बीज है ना उसके अंदर जो है सब कुछ ठीक है, और जो हल्का है उसके अंदर हो सकता है कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया, जिसको जिसके अंदर का जो मेन जो सब्सटेंस जो सब पदार्थ रहता है उसको खोखला कर दिया हो, ठीक है ना। क्योंकि जो आगे जाएंगे हम लोग तो पढ़ेंगे बीज के अंदर एक रेडिकल होता है, एक प्ल्यूम्यूल होता है, जिससे जो पेड़ पौधा का एक जड़ बनता है, ज़मीन के नीचे वाला भाग बनता है, और जो कुछ हिस्सा रहता है ज़मीन के ऊपर वाला भाग बनता है। ये तो खैर ये सब तो बात की बात है, बस ये एक्टिविटी करना है। ये तो आप लोग घर पे भी कर सकते हो, कोई भी बीज ले पानी में उसको डालना है, जो सतह पे बैठ गए, ठीक है ना, वो अच्छे बीज है, मतलब कि वो भारी है तो वो ठीक है। अब जो हल्के जो कि अंदर से ही खोखला है वो सतह के ऊपर आ जाएंगे तो फिर वो खराब है। यही एक्टिविटी जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरिए, इसके बाद उस गिलास में एक मुट्ठी चने या गेहूं के बीज डालिए। कुछ देर के बाद अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। क्या सभी बीज नीचे बैठ गए, क्या कुछ पानी की सतह पर तैरने लगे। क्रियाकलाप के दौरान आपने देखा कि कुछ बीज पानी की सतह पर तैरने लगे। ये बीज क्षतिग्रस्त, हल्के और खोखले हैं। इस तरह के बीजों से अंकुरन नहीं होता है। इस प्रक्रिया द्वारा अच्छे एवं स्वस्थ बीजों का चयन आसानी से कर सकते हैं। जल में डूबे बीज ही स्वस्थ एवं शुद्ध बीज है, ठीक है। अंकुरन का मतलब क्या होता है, जाहिर सा बात है सब लोग अपने घर में देखे होंगे, चना हो गया, मूंग हो गया, जब उसको दो पानी में भिगो के रखते हैं ना तो कुछ उजला उजला जो है कुछ निकल जाता है उसका हिस्सा, उसी को हम लोग कहते हैं अंकुरन। अब बीजों की जांच तो हम लोगों ने कर ली है ना, बीजों की जांच तो हम लोगों ने कर ली। अब किसकी बारी है, अब आती है बारी बुआई की। बुआई मतलब सोइंग, मतलब बीजों को बोना। मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। जाहिर सा बात है बुआई क्या होगा, मिट्टी को बीज में डालेंगे, वो होगा बुआई। क्या आपने बीजों की बुआई करते किसानों को देखा है। चयनित बीजों की बुआई पौधों की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक है। बुआई के लिए दो विधियां प्रचलित है। कुछ बीज सीधे तैयार मिट्टी में छिटक दी जाती हैं, जैसे गेहूं, जौ, मसूर आदि, जबकि कुछ बीजों को नर्सरी में बोते हैं और कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तब उसे उखाड़कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयारी कर रोपण किया जाता है। आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा, धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकले पौधों को मोड़ी कहते हैं, जिसे उखाड़कर दूसरी खेत में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक है। बीजों के बीच समान दूरी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। बीजों को इतनी गहराई में बोना चाहिए ताकि नमी के कारण अंकुरित हो सके। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। देखिए अब मिट्टी में बीजों को बोना तो बुआई कहलाता है, ठीक है। अब जो चयनित जो बीज है, जो जिन बीज को हम लोग चुने हैं उसको मिट्टी में बोने का अलग अलग तरीका है, उससे फसल उगाने का भी अलग अलग तरीका है। एक तो ढीला मिट्टी में डायरेक्ट जो है बीज ऐसे छिड़क दिया जाता है, जैसे किस किस का बीज हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गया, मसूर हो गया, ठीक ना। इन सब का बीज तो ऐसे ही छिड़क गया। लेकिन कुछ बीज जो ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले नर्सरी में उगाया जाता है, और जब छोटे छोटे जब पौधे निकल जाते हैं ना तो जड़ के साथ उसको दूसरे खेत में डाला जाता है। जैसे कि हम लोग देखे होंगे धान की खेती, धान क्या हो गया, उसी से चावल निकलता है ना। धान की खेती में क्या होता है, छोटा छोटा जो पौधा जो है वो निकल जाता है, फिर उसको खेत में ऐसे बोते हैं, किस लिए, अच्छी उपज के लिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोड़ी कहते हैं, ठीक है। अब इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय जो है हम लोग कुछ सावधानियां जो है वो रखनी चाहिए। पहला क्या कि बीज के बीच में समान दूरी रहनी चाहिए। बीज के बीच में समान दूरी क्यों रहनी चाहिए, क्योंकि हर एक बीज को अपना पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए किसी से प्रतियोगिता ना करनी पड़े, ठीक है।
इस वजह से साथ में सूरज की किरणें जो है वह भी पौधों को अच्छे तरीके से मिल सके, पौधे अच्छे तरीके से विकसित हो सके, इस वजह से जो है बीजों के बीच समान दूरी रहनी चाहिए, ठीक है, ताकि पोषक तत्व जो है आसानी से वो लोग प्राप्त कर सके। अब बीज में इतना मतलब इतना भी नहीं कि ज़मीन के एकदम अंदर ही बो देना है और इतना भी ऊपर नहीं कि एकदम कोई भी चिड़िया आई और उसको खा के चली गई, इतना भी नहीं करना। बीज को एक समान गहराई में बोना चाहिए ताकि वो अंकुरित भी हो सके, ठीक है, और साथ ही साथ वो मतलब फिर कोई चिड़िया कोई कीड़ा मकोड़ा उस बीज को नुकसान भी ना पहुंचा सके, इतना ही गहराई तक उसको बोना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा अंदर ना बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक है। बुआई के बाद पक्षियों से सुरक्षा के लिए मिट्टी से ढक दिया जाना चाहिए। नॉर्मल से होता है जो हम लोग घर में भी कुछ पौधा लगाते हैं या फिर कुछ बीज छिड़कते हैं, हल्का सा मिट्टी निकालते हैं, उसमें बीज डालते हैं, फिर हल्का सा मिट्टी जो है वो ऊपर डाल देते हैं, फिर वहीं पे उसको पानी वानी डालना शुरू करते हैं और फिर वहाँ से पौधा निकल जाता है। कभी तो ये नहीं किया कि मिट्टी का एकदम 3-4 फीट जो है अंदर बीज को बोया हो और फिर ऊपर से पानी डालो, ऐसा नहीं करना होता है। समान दूरी पे करना होता है, एक सामान्य गहराई पे करना होता है, ठीक है। तो आज के लिए ही इतना, नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग आगे का चैप्टर जो है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप लोग भी आगे जो है रीडिंग करते रहना। आज का जो होमवर्क था, जो ही कुछ एक्टिविटीज़ था, खरीफ फसल के नाम, रबी फसल के नाम, जायद फसल के नाम, वो सब आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिएगा और नेक्स्ट क्लास में आज जो कुछ ही पढ़ाया गया है एक रीडिंग कर लीजिएगा और आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसका क्या करने वाले हैं, मतलब बुक तो आप सभी के पास होंगी, तो थोड़ा सा वो सब भी एक बार देख के आइएगा।